ओके बच्चों, अगेन मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 6y इक्वल टू 15। ओके, एंड ग्राफिकल मेथड से मुझे बताना है कि ये कंसिस्टेंट पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा या फिर डिपेंडेंट पेयर होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ये देखा था कि अगर कोई भी दो इक्वेशंस आपको दिए जाए और अगर आप उसके a1, b1 एंड c1 को फाइंड करो, यहाँ से a2, b2 और c2 को फाइंड कर दो, और फिर आप पता लगाओ कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं मिलती, ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पेयर है, इस पेयर को हम क्या कहेंगे, इसकी जो सिस्टम है वो क्या होगी, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर बनेगी। ये हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, एग्जांपल्स भी हमने लिया था और इंटरसेक्ट वहां पे कर रही थी लाइन। ठीक है, और ये केस भी यहाँ पे हो रहा था। आज हम देखेंगे ये वाला स्पेशल केस। Let us first of all draw the graph of such type of equation. X plus 2y equal to 5. What happened? Look, here x plus 2y equal to 5. We can write down the x is nothing but 5 minus 2y. यहाँ पे देखिए 3x plus 6y equal to 15 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 3 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 2y इक्वल टू 15। तो x प्लस 2y इक्वल टू 15 का मतलब हुआ x, 3 उस साइड पे गया तो 15 डिवाइडेड बाई 3 हाउ मच, 5। देन इट्स ओके, x प्लस 2y इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट x इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस 2y। देन वी कैन राइट डाउन दैट x इक्वल टू 5 माइनस 2y। यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस 2y मिला, यहाँ पे भी x इक्वल टू 5 माइनस 2y मिला। दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। पहली नज़र में हमने इसको जब देखा, दोनों इक्वेशन को जब देखा तो हमें पता चला रहे भाई ये तो दोनों डिफरेंट टाइप के इक्वेशन है। देखिए आप, और यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल टू 5 माइनस 2y हुआ, यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस 2y मिला, मतलब दोनों सेम इक्वेशन है। बच्चों जब दोनों इक्वेशन सेम है तो जब आप इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट y की वैल्यू दो कोई भी टेक करो तो आपको 2x मिलेंगे। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे जो भी दो y की वैल्यू टेक करते हैं उस टाइम पे जो भी आपको x मिला, सेम तो केस यहाँ पे भी जनरेट होगा। यानी हर एक y के लिए ये x काम करेगा वो वैल्यू के लिए जो वैल्यू आप यहाँ पे ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ चाहे आप कैसा भी बनाओ, एक के ऊपर दूसरा इंटरसेक्ट हो, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप होगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस बोथ इक्वेशंस इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट पेयर, यानी डिपेंडेंट पेयर है। ये अपने आप में ये डिपेंडेंट है। हाँ, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ये अपने आप में एक डिपेंडेंट पेयर है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं ग्राफ नहीं बनाऊं क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ बनाने में अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, अगर आप देखो x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो इसको जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। लेट दिस बोथ इक्वेशन वी ट्राई टू कंपेयर विथ a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and here a2x plus b2y plus c2 equal to 0. What is this? ये a1x plus b1y plus c1 ये एक्चुअली क्या है? This is a basically standard form of our linear equation with two variable. ये हमारा जो चैप्टर है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारा चैप्टर है ना लीनियर पेयर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, कहीं भूल तो नहीं गए ना? ये उसका बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं a1 को कंपेयर करूँ इस इक्वेशन के साथ तो मुझे a1 क्या मिला, देखिए आप यहाँ पे मुझे a1 क्या मिलेगा 1, b1 क्या मिलेगा 2 एंड c1 -5 मिलेगा। देखिए c1 अपना -5 है। यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3, b2 की वैल्यू मिलेगी 6 एवं
C2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -15 मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए, जब मैं A1/A2 करता हूँ तो A1/A2 का मतलब हुआ 1/3, तो 1/3 हुआ। B1/B2 करते हैं हम, तो B1/B2 मतलब 2/6, 2/6 होगा ये। आगे बढ़ते हैं, C1/C2 करते हैं, C1/C2 का मतलब होता है -5/-15। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो डिफरेंट है। देखिए, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि ये तीनों सेम मिलेंगे। हाँ सेम मिलेंगे। देखिए बच्चों, ये 2 3 जा 6 है, ये 2 3 जा 6 हम लिख सकते हैं इसको, यानी ये 1/3, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। नेगेटिव नेगेटिव कट, तो 5 3 जा 15, ये 1/3 मिला कि नहीं। यानी यहाँ पे तीनों के रिजल्ट सेम मिले, तीनों के रिजल्ट सेम मिले, मतलब ये भी सेम होगा। ये दोनों इक्वल है अपने आप में, इसका मतलब A1/A2 इज मस्ट बी इक्वल विथ B1/B2 and B1/B2 equal with C1/C2. It means that when this type of case happen, A1/A2, B1/B2 and C1/C2 तीनों के वैल्यू यानी तीनों के कोफिशिएंट के जो रेशियो है वो सेम मिलेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो हमारी सिस्टम क्रिएट हुई ना, यहाँ पे सिस्टम इज कंसिस्टेंट पे, या तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन आप आगे लिख लेना, मैं नहीं लिखता। तो ऐसा होगा कि जब ये केस होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे केस में जो लाइंस है वो लाइंस की, यहाँ पे जो लाइंस की है वो कैसी कंडीशन होगी, लाइंस होगी वो अपने आप में क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगी, यानी ये जो है मुझे कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस टाइप जो हमें एग्जांपल मिलेंगे, वो एग्जांपल में अगर ऐसे केस आया तो हम ये रिजल्ट टेक कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। अगेन व्हाट, लुक क्वेश्चन, 3x - 4y - 1 = 0, 2x - 8/3y + 5 = 0। आप लोग, मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग ग्राफ बनाने में मास्टर हो, आप सबको ग्राफ बनाना आता है। ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, हमने 9th क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बेस कर लिए। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी कि मैं ग्राफ बनाऊँ इसका और फिर आपको रिप्रेजेंट कराऊँ। मुझे जो दिखाना है वो आप देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। अगर ये इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कंपेयर करूँ, A1x + B1y + C1 = 0, और ये वाले इक्वेशन को मैं A2x + B2y + C2 = 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो A1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है 3, B1 की वैल्यू मिलती है -4, C1 की वैल्यू मिलती है -1। ठीक है, और इस साइड पे देखिए तो A2 क्या मिलेगा 2, B2 क्या मिलेगा 8/3 मिलेगा, नेगेटिव में 8/3। ठीक है, और C2 क्या मिलेगा 5। अब यहाँ पे A1/A2 करें, B1/B2 करते हैं और C1/C2 करते हैं, तो A1/A2 का मतलब हुआ 3/2, B1/B2 का मतलब हुआ -4/-8/3। ठीक है, और C1/C2 का मतलब होता है -1/, कितना है ये 3, 5 है, 5। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 3/2, अपने आप में 3/2 ही है। वी कान मोर सिंप्लीफाई 3/2। 3 अगर ऊपर जाएगा, अगर 3 ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट, 3 ऊपर जाएगा तो ये इस टाइप से होगा 4 × 3 / 8। ओके, डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट द न्यूमरेटर इज 4.3, ये 4.3 नहीं है, ये 4 × 3 है। -1/5 का कुछ नहीं कर सकते, तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, मैं नीचे नहीं लिख सकता, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। 3/2 इज नथिंग बट 3/2 एज इट इज। 4.3 सॉरी अगेन 4 × 3 / 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 2 × 8, तो ये मुझे 3/2 मिला, और -1/5 अपने आप में वैसा का वैसा है।
तो ये दोनों इक्वल है पर ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये जब केस क्रिएट होगा, कौन सा केस, A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2, don't matter, but this not equal to C1 by C2, ये केस होगा। ऐसे केस में हम कहेंगे, जब इस टाइप का केस जनरेट होगा, इस टाइप के केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो लाइंस है, यानी आप इसको जब ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो ये कैसे दिखने को मिलेगा, ये पैरेलल लाइंस मिलेंगे आप लोगों को, ये पैरेलल लाइंस क्रिएट करेंगे। समझ में आ रही बात? जब ये पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है, एक भी नहीं का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस टाइप की जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बेसिकली ये थर्ड वाला टाइप था, A1 by A2 does not A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, बट A1 by A2 और B1 by B2 ये सेम नहीं होगा C1 by C2 से। ऐसे केस में हम कहेंगे लाइन पैरेलल होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में कोई भी नहीं मिलेगा, यानी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है ना फाइनली, x की y और y की वैल्यू क्या क्या होती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो x और y की वैल्यू एक भी आपको नहीं मिलेगी इस टाइप के केस में, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हमने अब तक जो वीडियो लेक्चर्स देखे, आपने वीडियो पॉज करके ये नोट कर लिया होगा। हमने, अगर आपकी इसके ग्राफ बनाओ ना तो ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हो, आप ग्राफ बनाएंगे आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है, आप घर पे चेक करना, यही क्वेश्चन का ग्राफ बनाना। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 3 थिंग्स को इम्पोर्टेंट देखा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट, हमने इतना देखा, ठीक है। हमने हमारे अब तक के वीडियो लेक्चर में ये बात देखी कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं और उसके कोएफिशिएंट्स A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ठीक है, हाँ दोनों इक्वेशन होंगे तो दोनों में से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये तीनों ऐसे टोटल 6 मेंबर हमें मिलेंगे। वहां पे जब हम A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 का रेशियो अगर इक्वल ही नहीं मिलता तो C1 बाई C2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि भाई इस टाइप के जो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे उसकी जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्ट होगी कहीं ना कहीं, और जबकि लाइंस इंटरसेक्ट होगी तो एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इस टाइप की जो पेयर होगी उस पेयर को कहेंगे सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी, ठीक है। फिर हमने देखा A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2, ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगेन मैं बता दूं आपको ये लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट है जो हमें लीनियर इक्वेशंस में से ही मिल जाता है, ये कहीं से हमें ढूंढ कर नहीं लाने होते हैं, क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2, इसका जब रेशियो लिया तो तीनों का आंसर अगर सेम मिलता है, यानी तीनों अगर इक्वल है, तो ऐसे केस में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये दोनों इक्वेशंस को जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कोइंसिडेंट जो लाइंस है वो मिलेगी। कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप होना, ठीक है, और जबकि ये बहुत सारे उसमें आप समझ गए होंगे कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप होती है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कॉमन होते हैं, ठीक है, दोनों में बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं। That's why we can say that there are the infinitely many solutions of this type of coincident line. And when coincident line happen, when A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, ये केस जब होगा तब ऐसी जो सिस्टम है इस लाइन के सिस्टम को हम कहेंगे कंसिस्टेंट
पेयर ऑफ इक्वेशन या तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन को सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। थर्ड वाला केस कि जब अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो c1/c2 जितना नहीं है, इस टाइप के केस को कहेंगे कि भाई ये जो इक्वेशन हमें दिए हैं वो उसको जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल लाइन जैसा होगा। और ऐसे केस में उसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है वो एक भी नहीं मिलेगा, यानी वन सॉल्यूशन तब जब इंटरसेक्ट होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक के ऊपर एक पैरेलल, एक के ऊपर एक लाइन होगी ओवरलैप जैसे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन होगी तो उसके नो सॉल्यूशन, कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर एक्स और वाई दोनों सेटिस्फाइड हो। और इस टाइप के जो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी है उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करना ही होगा आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, आफ्टर नोट डाउन हो गया होगा आपको, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके बेस पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम। इसको मतलब आप लोगों को जो फॉलोइंग इक्वेशन दी है उसको ड्रॉ नहीं करना है, पहले साफ साफ आपको कह दिया है। कहा है कि कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी ये वाले जो है उसको फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन दी है उसको आपको बताना है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी क्या ये कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, या तो कहना है कि और पैरेलल, क्या ये पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसाइड यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे, यानी ओवरलैप होंगे, पैरेलल होंगे, या कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। ये आपको बताना है ड्राइंग किए बगैर, डायरेक्ट रेशियो को कंपेयर करके। तो आओ चलो शुरू करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे पहला है इक्वेशन 3x - 5 + 8 = 0। सो मैं यहाँ पे ये वाला इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7x + 6y - 9 = 0। ओके, मेरे लिए जगह बन गई। अब देखिए यहाँ पे मैं a1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3, b1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ -5 और c1 अपना होगा 8। इस केस में देखो तो यहाँ पे a2 बनेगा 7, b2 बनेगा 6 और c2 बनेगा -9। लेट a1/a2 करते हैं, b1/b2 करते हैं, c1/c2 करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को पहले नहीं लगा देना है कि ये इक्वल होगा और ये इक्वल नहीं होगा, और ये नहीं करना है। देखिए मैंने भी कुछ नहीं किया, बस मैंने तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जैसे उन लोगों ने कहा वैसा मैंने किया। अभी जो भी होगा इक्वल या नहीं इक्वल नहीं है वो अभी बाद में पता चलेगा। वैल्यू पुट करते हैं a1/a2 इट मीन्स 3/7, so let us put 3/7 here. b1/b2 is nothing but -5/6, -5/6. We can't more than simplify because here prime numbers come, that's why c1/c2 8/-9। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 3/7 - 5/6 8/-9। अब इसको मैं मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, जबकि मुझे पता है कि मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं होता। तो मुझे यहाँ से दिखने को मिल गया कि ये पहले दोनों ही सेम अपने आप में सेम नहीं है, यानी ये दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है। ऐसे केस में मुझे ये देखना ही नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, लगा सकना है तो लगा सकते हो आप, पर पहला ही केस कहता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये दोनों ही हमें मिल गए कि a1/a2 b1/b2 से सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हेंस, ठीक है, हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। याद आ गया आप लोगों को? क्यों? क्योंकि a1/a2 b1/b2, देखिए a1/a2 b1/b2 होता है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, इक्वल टू नहीं होता तो। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस हमें ऐसे केस ही जनरेट करने हैं।
आपको पता है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जब केस होगा तब क्या बनेगा ग्राफ में? तब ग्राफ में कैसा होगा? कहीं ना कहीं लाइंस इंटरसेक्ट होगी कोई एक पॉइंट के ऊपर। जब a1/a2 ये इक्वल होगा b1/b2 से और ये इक्वल होगा c1/c2 से, ठीक है। ऐसे केस में ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे केस में ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा इस टाइप से, यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे। इसका मतलब एक के ऊपर एक कोइंसिडेंस कहते हैं ना, यानी ये थर्ड वाला केस तब बनेगा जब ऐसा होगा, तो यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके होंगे, इसके नंबर ऑफ एक ही सॉल्यूशन होगा। और जब a1/a2 वो इक्वल होगा b1/b2 से, बट ये दोनों की बात c1/c2 ने मना कर दी कि भाई मैं तुम दोनों के साथ इक्वल नहीं हूँ। ऐसी परिस्थितियों में ग्राफ कैसा बनेगा? जब ऐसा केस होगा तो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? दिस बोथ आर पैरेलल लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही जाती होगी, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, डज नॉट मैटर। तो पैरेलल यानी सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, इसके सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और इसका वन सॉल्यूशन, बस हमें यही बताना है। अगेन एक क्वेश्चन टेक करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपके सामने है। पहले इसको a1x b1y एंड c1 के साथ हम इसको कंपेयर कर देते हैं, तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं हम, एक 2y + 5 = 0 इसको लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है तो चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये चेंज कर सकते हैं, इसको -4x को आगे लिखा, +8y को पीछे, +20 एज इट इज एंड 0। ओके, नाउ a की वैल्यू मिली 1, सॉरी a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी। ये होगा 1, ये होगा -2, ये होगा 5। यहाँ पे देखिए तो आपको a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। a2 b2 c2 क्या मिलेगा? a2 मिलेगा आपको -4, b2 मिलेगा 8 और ये होगा 20 पॉजिटिव, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पे पहले a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 लेट्स पुट 1 डिवाइडेड बाय -4, b1/b2 यानी -2 डिवाइडेड बाय 8 और c1/c2 5 डिवाइडेड बाय 20। इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी ये अपने आप में वैसा रहेगा। 2 4 जा 8 यानी इसने -1/4 दिया हमें, और यहाँ पे 5 4 जा 20 यानी ये अपने आप में 1/4 है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब देखिए ये और ये अपने आप में सेम है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऊपर लिखो, नीचे लिखो या बीच में लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात एक ही हुई। यानी ये दोनों अपने आप में इक्वल है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। भाई देखिए 1/4 इक्वल नहीं होगा ना, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो इक्वल कहाँ हुआ? जबकि ये केस यहाँ पे भी जनरेट होगा तो ये इक्वल है, बट दिस नॉट इक्वल टू सेम। ये केस का मतलब क्या हुआ? ये केस का मतलब है कि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा होगा? दिमाग में ग्राफ की तस्वीर आ जानी चाहिए, दिमाग में ग्राफ का इमेज बन जाना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बना होगा। देखिए ये कैसा होगा, सोचिए। a1 a2 b1 b2 सेम है, इसका मतलब ये तो होगा पैरेलल लाइन। जबकि ये पैरेलल लाइन होगी तो उसके नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है, यानी ये है पैरेलल लाइन और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 0, यानी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों में इंटरसेक्ट किया। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0, नो एनी सॉल्यूशन। ओके, तो इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस हमें हैंडल करने होते हैं बच्चों, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में इनमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अभी आप लोगों को बताना है कि ये जो पेयर है वो कैसे होगी, कंसिस्टेंट होगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड होगी, यानी एक पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट पे, या एक भी पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ 4x + 3y, आप इक्वेशन लिख लेना यहाँ पे होमवर्क वाला, 4x + 3y - 7 = 0 एंड 12x + 9y = होगा 21।
आपको चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पे, पैरेलल होगा, या एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा। तीनों में से कौन सा केस है? A1 B1 C2, A1 B1 C1 फाइन करो, यहाँ पे 1 आता, ठीक है, और A2 B2 C2 फाइन कर लीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का वीडियो लेक्चर। ये जो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी है, ठीक है, इसको कहते हैं नेचर ऑफ अवर लाइन एंड कंसिस्टेंसी। हमारी लाइन का जो नेचर है वो 3 टाइप के होते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग, या तो पैरेलल, या तो कोइंसाइड। ये तीनों के ऊपर जो एग्जांपल्स है वो और भी ज़्यादा लेने हैं हमें, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की वेटिंग कीजिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को रिवाइंड करते लिए इसको होमवर्क करके व्हाट्सएप में सेंड करना है।